चुड़ैल की बारात में आतिशबाजी। चारों तरफ संगीत का माहौल होता है। सभी भूत और चुड़ैल खुशियां मना रहे थे। इस भूतिया नगरी में एक चुड़ैल की शादी होने वाली होती है। तभी चुड़ैल मिलकर चुड़ैल रागिनी को हल्दी लगाने लगती हैं। अरे वाह रागिनी चुड़ैल, तुम तो भला की खूबसूरत लग रही हो। तो स्वरागिनी को खूबसूरत बोलकर उसकी बेइज्जती कर रही है। स्वरागिनी के जितनी भयानक चुड़ैल पूरे भूतिया नगरी में कोई भी नहीं है। मैं पूरे भूतिया लोक में सबसे भयानक और सबसे डरावनी चुड़ैल हूँ। मेरी शादी में सबसे ज्यादा धमाल मचेगा। चुड़ैल अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। चारों तरफ चुड़ैल की शादी के ढोल नगाड़े और शहनाई बज रही होती है। एक तरफ चुड़ैल की हल्दी होती है तो दूसरी तरफ चुड़ैल की मेहंदी की रस्म होने लगती है। अरे लगाओ लगाओ मेहंदी लगाओ, और मेरी मेहंदी में मेरे होने वाले पति का नाम भी लिखना, ताकि मेरा पति मेरी मेहंदी देखकर खुश हो जाए। चुड़ैल अपनी शादी को लेकर इतनी खुश थी कि उसका ध्यान किसी की तरफ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल की कुछ सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। अरे इसकी तो किस्मत ही खुल गई, जिससे इसकी शादी हो रही है वो भूत सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और तो और तुम्हें पता है, कुछ ही समय में हम सबका लीडर भी बनने वाला है। सारी शक्तियाँ और सारी ताकत उसी के हाथ में होने वाली है। और ये तो मेरे नसीब में होना चाहिए था। उस भूत से मेरी शादी होनी चाहिए थी, ना कि इस रागिनी से। मैं उसके लायक हूँ। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें रागिनी आराम से सुन लेती है और वो उनके पास आती है और उनसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कड़ी कड़ी मेरी बुराइयां करती रहोगी और मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुनाई नहीं देगी? अरे वो तो खुशी का माहौल है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। भला इसी में है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। मेरी शादी हो रही है तो उसकी खुशियाँ मनाओ, नहीं तो मेरी शादी की बारात में तुम सभी की आतिशबाजियाँ उड़ा दूंगी मैं। रागिनी चुड़ैल से सभी चुड़ैलें डरती थी, इसलिए वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ ही दिनों में सारे फंक्शन पूरे हो जाते हैं और भूतों की भूतिया बारात भी जोर शोर से आने लगती है। तभी भूदेव अपनी भूतिया बारात और भूतिया दोस्तों के साथ पूरी तरह से आतिशबाजियां करता हुआ आता है। ओए धुमत तड़क दिन, धुमत तड़क दिन, धुमत तड़क दिन, धुमत तड़क दिन, ओए धुमत तड़क दिन, धुमत तड़क दिन, धुमत तड़क दिन, धुमत तड़क दिन। लो भैया, ओम फो पूरे दुर्राटे काट रहे हो। सभी मेरे बिना नाचोगे क्या? अरे मेरे साथ नागिन डांस करो, नागिन डांस। बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली आँख मारे, कम सिम कमरिया साली एक ठुमके झलक मारे, नोट हजारों के कुल्ला चिट्टा कराने आई, हुस्न की तिल्ली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई, आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। अरे नाच बसंती नाच, हम कुत्तों के सामने नहीं नाचेगी तो फिर किसके साथ नाचेगी? अरे छोड़ो मेरी कलाइयाँ, मैं तो मेरे गब्बर के सामने नाचूंगी। बसंती, इन कुत्तों के सामने नाची तो मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। तो मेरी है और सिर्फ मेरे साथ नाचेगी। अबे हट, पड़ा आया मेरे साथ नाचने वाला। मेरी मर्जी, मैं नाचूं या ना नाचूं, मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरी मर्जी। बसंती, आज अगर तूने ड्रामे दिखाए तो मैं तुझे मुर्गी बनाकर धरती पर भेज दूंगा। लेकिन भूदेव, मैं तो बसंती नहीं मोहिनी हूँ। अच्छा तो ये बात है, मेरी बसंती कहाँ है? तभी वहाँ पर बसंती भूदेव की घोड़ी के सामने नाचती हुई आती है। ओ जब तक है जान जानी जहां मैं नाचूंगी। अरे नाच बसंती नाच, आज तो तू नाच कर ही रहेगी। आज अगर तू नहीं नाची तो मैं तेरी मुर्गी बना दूंगा। शीशे का था दिल, मेरा पत्थर का जमाना था, दिल तोड़ दिया, हाय दिल तोड़ दिया। भूदेव अपनी बग्गी पर बैठकर गाना गाता है। नीचे है बाराती, आगे बैंड बाजा, चुड़ैल खोल दरवाजा, देख आया तेरा दूल्हे राजा। भूदेव अपनी बारात को चुड़ैल के घर के पास ले आता है, जिसके बाद सभी भूतिया लोग और भूदेव के सारे दोस्त मिलकर कई सारे बम पटाखे जलाने लगते हैं, जिसके बाद आसमान में पूरी तरह आतिशबाजी फैल जाती है। चारों तरफ बम पटाखे जलते हुए नजर आते हैं। चुड़ैल शादी के जोड़े में तैयार हो रही होती है और वो खुशी के मारे अपने घर के बाहर आती है और अपने दूल्हे भूदेव को देखकर नाचने लगती है। तभी रागिनी की सहेली उससे कहती है, सज धज के मैं जरा बन ठन के बाण चलाऊंगी नैनन के, आईना जरा निहार लूं, खुद अपनी नजर में उतार लूं। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। अरे अरे, सज संवर तो ली, अब अपनी बारात का स्वागत तो कर। मेरे भूदेव की आई है बारात,
रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। चुड़ैल बारात को देखकर नाचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आकाश में फुल आतिशबाजियां चलने लगती हैं। रागिनी अपने भूदेव से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज भूतिया नगरी में आतिशबाजियां बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रागिनी और भूदेव की शादी है। आज की रात आतिशबादियां होंगी। अरे मेरे भूतिया बच्चों, रुकना नहीं, आसमान में मेरी रागिनी के नाम के बम पटाखे जला दो। भूदेव के कहते ही उसके भूतिया दोस्त और भूतिया परिवार आसमान में और ज्यादा आतिशबाजियां शुरू कर देता है। आखिरकार मेरा सपना सच हो ही गया। मैं चाहती थी कि मेरी शादी में इतनी आतिशबाजियां हों, इतनी आतंकवादियां हों कि पूरी भूतिया नगरी जगमगा उठे। जरा देखो तो सही, चारों तरफ आतिशबाजियों से पूरा आसमान खिल उठा है। तभी जोर जोर से नगाड़े, ढोल, ताशे और बैंड बाजा बजने लगता है। जिसके बाद भूदेव रागिनी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरी होने वाली चुड़ैल पत्नी, अब हम लोगों को अपनी आगे की शादी की रस्में पूरी कर लेनी चाहिए। तभी भूदेव अपने आसपास देखने लगता है और कहता है, अरे मेरी बसंती कहाँ है? बसंती, तू किसी भी बिल में छुपी है, फटाफट बाहर आ जा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने मेरे फेरे तक नाच रोका तो तुझे मुर्गी बनाकर धरती लोक पर भेज दूंगा। भूतों की आई है बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। बसंती नाच रही है, फेरे शुरू करो। एक तरफ बसंती नाच रही होती है तो दूसरी तरफ भूदेव अपनी पत्नी चुड़ैल का हाथ पकड़कर मंडप में बैठ जाता है। जिसके बाद मंडप में बैठा हुआ पंडित भूतिया मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। अब भूत और भूतनी फेरे के लिए खड़े हो जाइए। रागिनी और भूदेव दोनों फेरे लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद भूदेव रागिनी का हाथ पकड़कर उसके साथ 3 फेरे ले लेता है। जिसके बाद पंडित उन दोनों से कहता है, अब अपनी भूतनी आगे चलेगी और भूत पीछे। पंडित के इतना कहते ही रागिनी आगे चलती है और भूदेव पीछे चलता है। जिसके बाद वो अपने बाकी के 4 फेरे और ले लेते हैं। फेरे संपन्न हुए, अब तुम दोनों की शादी हो गई, जाओ और मौज करो। भूदेव खुशी के मारे अपनी चुड़ैल पत्नी को गले से लगा लेता है। जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों से कहता है, अरे बस करो, आतिशबाजियां ही करते रहोगे। अब अपनी भाभी को डोली में बिठाओ और इन्हें घर ले चलो। भूदेव अपनी बारात के साथ अपनी चुड़ैल पत्नी को डोली में बिठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो इस प्रकार से एक चुड़ैल और एक भूत की आतिशबाजियों के साथ शादी संपन्न हो जाती है। शापित ट्रेन। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा, न देखा होगा, न पढ़ा होगा। ये ट्रेन कई लोगों की मौत से जुड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ट्रेन कई सदियों से यूं ही चलती आ रही है, लेकिन आज तक कोई इस बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया, ना ही इस ट्रेन को देख पाया। इस दिलचस्प डरावनी शापित ट्रेन के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजीव अपने 3 दोस्तों के साथ रात 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। जहां ये लोग बात कर रहे थे तभी गौरव कहता है, अरे ये ट्रेन का टाइम क्या है आने का? कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? भूख लग रही है। अरे 12 बजे की थी, हम जल्दी आ गए हैं, जा तू कुछ खा ले। ये सुनकर गौरव कुछ खाने जाता है। इतने में स्टेशन पर अनाउंसमेंट होती है, कृपया ध्यान दें, रामपुर से श्रीनगर जाने वाली ट्रेन श्रीनगर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 0224 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 1 घंटा पहले आ चुकी है। धन्यवाद। अरे यार, ये तो हमारी ट्रेन है जो 1 घंटे पहले आ गई। अब क्या करें? करना क्या है, अब चलो उस ट्रेन में। राजीव अपने सारे दोस्तों के साथ जा ही रहा था कि एक पागल बुढ़िया डरावनी उसके सामने आती है और बोलती है, अरे बच्चों, उस ट्रेन में मत जाओ, वो बहुत खतरनाक श्रापित ट्रेन है, मार डालेगी तुम सबको, जान ले लेगी तुम्हारी। ये क्या बकवास है? हटो राजीव, हटाओ इसे। बेटा मेरी बात मान, वो ट्रेन नहीं है, छल है, छल। अरे इनकी बात छोड़ो, ट्रेन में चलो। ये बोलकर सारे दोस्त ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहां वे सब अपना सामान रखकर बातें करने लगते हैं।
उस श्रापित ट्रेन में सब चढ़ जाते हैं। तभी वो बुढ़िया कहती है, कोई नहीं बचेगा। अब ये भी मरेगा। इन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। वहीं सब बातें कर रहे थे कि अचानक से उनकी सीट पर एक औरत बैठ जाती है, जो कि बहुत डरावनी, अजीब सी आंखों वाली होती है। तभी सीमा डर कर कहती है, तुम कौन हो और हमारी सीट पर कब बैठी? मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ, ये मेरी सीट है। पर हमने तो नहीं देखा कि तुम कब आई। एक बार मैंने बोल दिया तो समझ नहीं आता। मेरी सीट है तो मतलब मेरी सीट है। ठीक है, आप बैठ जाइए, आपकी सीट है। सभी लोग डरकर बैठ जाते हैं। अचानक से वो औरत गायब हो जाती है। माहौल को ठीक करने के लिए सब गाना बजाना करते हैं तो ऊपर की ओर से गौरव के हाथ पर खून की बूंदें टपकती हैं। ये देखकर गौरव बोलता है, खून खून, बचाओ, कोई है यहाँ? ये तो क्या बोल रहा है? कोई नहीं है यहाँ। अरे मेरे हाथ पर खून था अभी। तू पागल हो गया है क्या? उस औरत की तरह बहकी बातें मत कर यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम नेक्स्ट स्टेशन पर उतरेंगे बस। हाँ राजीव, प्लीज उतरेंगे अब। ठीक है, तुम इतना कहते हो तो उतर लेंगे। सभी डरे सहमे हुए बैठे थे। इतने में वहां कुछ अजीब आवाजें आती हैं। अगला स्टेशन आ जाता है पर ट्रेन नहीं रुकती और तेजी से बढ़ने लगती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी राजीव कहता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? हाँ राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस ट्रेन में जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही थी? नमन चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन और तेज रफ्तार में आ जाती है। तभी वही डरावनी औरत आती है। नहीं रुकेगी ये ट्रेन, मरोगे, तुम सब मरोगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये क्या बोले जा रही हो तुम? तभी ट्रेन में से दो मुर्दे आते हैं जो बेहद ही खतरनाक थे। वो मुर्दे नमन और गौरव को पकड़कर उनकी गर्दन से खून पी जाते हैं, जिससे दोनों मर जाते हैं। वो औरत कहती है, अब तुम दोनों की बारी। बचे हुए दो जने ट्रेन की गेट की तरफ आकर बहुत खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में मुर्दे आने लगते हैं। राजीव और उसके साथी दूसरे डिब्बे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं, लेकिन वहां भी मरे हुए मुर्दे होते हैं। दोनों काफी डर जाते हैं। इतने में वो चुड़ैल आकर सीमा का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद वो ट्रेन पुल पर आती है और सीधा नदी में गिर जाती है। दोनों को ट्रेन पानी के अंदर महसूस होती है, जहां काफी सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं सीमा को मार डालती हैं। अगले दिन राजीव खुद को जिंदा एक रेलवे स्टेशन पर पाता है और बोलता है, मैं यहां कैसे आया? और मेरा सिर दर्द, वीरपुर स्टेशन, मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? मैं तो उस ट्रेन के साथ पानी में गिर गया था। और सीमा कहाँ है? राजीव इतना कहकर स्टेशन पर सीमा की फोटो दिखाकर पूछताछ करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी वो किसी दूसरे से कहता है, आपने इस लड़की को यहाँ देखा है? हाँ, हम श्रीनगर एक्सप्रेस से आ रहे थे, वहीं से होकर गुजरती है। यहाँ ऐसी कोई ट्रेन नहीं चलती। ये आप क्या मजाक कर रहे हो? इसी स्टेशन पर से गुजरी थी वो ट्रेन। मैं काफी सालों से यहाँ रह रहा हूँ, इस नाम की यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती, चाहे तो पता कर लो। ये सुनते ही राजीव का सिर चकरा जाता है। फिर से 11 बज गए थे, स्टेशन पर कोई नहीं था। तभी अचानक से वहां की लाइट जलने बुझने लग गई। डरकर राजीव कहता है, ये क्या हो रहा है? बोला था ना तेरे दोस्त मरेंगे, अब तेरी बारी। छोड़ दो मुझे। मरने के लिए तैयार हो जा।
चुड़ैल के साथ स्टेशन पर और भी मुर्दे राजीव को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो छूते हैं उन्हें एक झटका लगता है और वो गायब हो जाते हैं। तभी 11 बजते ही ट्रेन स्टेशन पर आती है और राजीव सीमा को ढूंढने के लिए उस ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन उसे लेकर झटके से दरवाजा बंद कर लेती है, जहां बहुत सारे भूत उसे मारने आ रहे थे। डरकर वो ट्रेन की सीट के नीचे छुप जाता है। वहीं एक कार्तिक नाम का लड़का भी था। तभी क्या मैं जो सोच रहा हूं, तुम भी उस चीज से डरे हुए हो? हाँ, मैं 5 दिन से यहाँ फंसा हूँ, इस ट्रेन से निकल नहीं पाया। अगर मैं उन मुर्दों के सामने आता हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे, मेरी फैमिली की तरह। इस ट्रेन का क्या राज है? ये क्यों लोगों को ऐसे मार रहे हैं? पता नहीं, पर शायद ये एक शापित ट्रेन है। कहते हैं मरने वाली आत्माओं ने इसे शाप देकर शापित बना दिया है। तुम इतने दिन से कैसे बचे हो? कोई तो बात है? हाँ, मेरे पास अजमेर शरीफ का ताबीज है, ये बुरी शक्तियों से दूर रखता है। मैं वहीं से लौट रहा था कि न जाने किस मनहूस घड़ी में इस ट्रेन में चढ़ गया। पर ऐसा कुछ जरूर होगा, तभी तुम जिंदा हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब वो आत्माएं आई थी वो झटके से गायब हो गई। दोनों बात करते हैं कि वो चुड़ैल आत्मा फिर आती है। तभी कार्तिक राजीव को बोलता है, अब हमें ये कहानी खत्म करनी होगी। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्त्यु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुंधामा। राजीव चुड़ैल को भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ता है। साथ ही कार्तिक उस चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और कहता है, बता क्या राज है इस शापित ट्रेन में? क्यों ये लोगों को उस नदी में ले डूबती है? बता। बताती हूँ, ये ट्रेन कई साल पहले की श्रापित ट्रेन है। मैं अपनी माँ और भाई के साथ इस ट्रेन में जा रही थी। माँ, मैं श्रीनगर जाने के लिए बहुत खुश हूँ। मेरी मन्नत आखिर पूरी हो ही गई। हाँ बेटा, आखिर अब तेरी शादी हो ही जाएगी। अचानक से वो ट्रेन तेज रफ्तार में आ गई और पटरी से उतरकर पुल से टकरा गई और नदी में गिर गई। उस हादसे ने कई लोगों की जान ले ली, कई लोगों की इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए मरने के बाद मैंने सभी लोगों की आत्माओं को अपने साथ कर लिया और तब से मैं इस ट्रेन में 11 बजे चढ़ने वाले हर इंसान को उसी तरह मार डालती हूँ जिस तरह हम सब मरे थे। अब ये ट्रेन भी नदी में गिर जाएगी। बहुत लोगों को मार लिया तुमने, अब तुम्हारी बारी है। ट्रेन पुल से नदी में गिर जाती है। कार्तिक तंत्र विधियों का था, इसलिए वो मंत्र पढ़कर अजमेर शरीफ का पानी उस चुड़ैल और ट्रेन में छिड़क देता है। वहीं राजीव भी हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, जिसके बाद वो चुड़ैल और ट्रेन चलकर फट जाती है और दोनों बचकर अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं। इस तरह श्रापित ट्रेन की दास्तान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चुड़ैल का भूतिया आईफोन। बल्लू नाम का आदमी सुबह के 5 बजे जीटी रोड से गुजर रहा था। तभी उसके पैर से एक चीज टकराती है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो आईफोन 11 प्रो मैक्स है। अरे भाई साहब, इतना नया फोन और किसी ने यूं ही गिरा दिया। या मुझे आसपास तो कोई दिख नहीं रहा। चलो, मेरी तो मौज है, मैं इसको अच्छे दाम में निकाल दूंगा। बबलू एक एंड्रॉइड आईफोन की दुकान का मालिक था। उसने फोन को देखकर उसकी क्वालिटी पहचान ली थी, इसलिए अगले दिन वो ब्रजेश नाम के लड़के को वही आईफोन बेच देता है। ब्रजेश फोन चलाकर कहता है, भाई एकदम मस्त चल रहा है, इसमें तो अब मैं स्लोमो भी बना सकता हूँ, फीचर्स भी मस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बबलू की बात सुनकर ब्रजेश अपने घर पर वो आईफोन ले आता है, जिसके बाद वो सारे फोन को बहुत चलाता है और कहता है, आज अपने आईफोन से धांसू फोटो लेकर इंस्टा पर अपलोड करूंगा, फिर लाखों में लाइक आएंगे मुझ पर। यार रहा नहीं जा रहा। अरे अपने दोस्तों को आईफोन दिखाकर इतना जलाऊंगा कि उन पर आराम से ऑमलेट फ्राई हो जाए। ये कहकर ब्रजेश अपने अलग अलग मुंह बनाकर आईफोन से फोटो क्लिक करता है, फिर वीडियो शूट करता है। उसमें भी जब उसका मन नहीं भरता तो वो उसमें पबजी खेलने लगता है।
रात को जब वो सो जाता है चार्ज पर उसे लगाकर, तो अचानक से उस फोन में लाइट जलती है। डिस्प्ले पर एक चुड़ैल हंसते हुए कहती है, अब देखो मैं कैसे परेशान करती हूँ सबको। चुड़ैल के कहते ही उस आईफोन से डरावनी हंसी की आवाज आने लगती है। ब्रजेश सोते वक्त परेशान होता है और अपने कानों पर तकिया रख लेता है। उसके बाद भी काफी जोर जोर से चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है। इतने पर वो नींद में किसी तरह उस फोन को बंद कर देता है। उसके बाद भी फोन से तेज तेज आवाज आने लगती है। तभी ब्रजेश ऑफ करके आता है। हे भगवान, ये आईफोन है या परेशानी की जड़? इतनी देर से बजा ही जा रहा है। कब का बंद कर दिया फिर भी। अब तो इसको स्विच ऑफ ही कर दूंगा। ब्रजेश फोन स्विच ऑफ करने जा ही रहा होता है कि स्क्रीन पर उसे एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है जो कहती है, हाय ब्रजेश, कैसे हो तुम? मजा आ रहा है? फोन चलाया करो। इस फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम जानते नहीं हो क्या हो सकता है। चुड़ैल, ये कैसे हो सकता है? अरे कहीं कोई डरावनी वीडियो तो नहीं प्ले हो गई मुझसे? लगता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि मैं इस आईफोन की मालकिन हूँ। ये कहते ही वो चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है, जिससे उसके गले पर निशान पड़ जाते हैं। ब्रजेश डर के मारे उस फोन को जल्दी से स्विच ऑफ कर देता है और लंबी सांसें लेता है। ये क्या था? और कैसे? मेरा गला, अरे मैं बाल बचा। ब्रजेश को कुछ भी समझ नहीं आता और वो डर कर फोन साइड में रखकर सो जाता है, जहां बंद स्क्रीन में भी चुड़ैल हंसते हुए अपनी शक्ल दिखाती है। अगले दिन अपने कॉलेज जाकर दोस्तों को शॉप करता है। तभी उसका फ्रेंड टोनी कहता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, हमारा दोस्त तो अमीर हो गया। आईफोन 11 प्रो मैक्स लेकर आया है। चल लावे, थोड़े गाने सुना। टोनी उसके हाथ से आईफोन लेकर हेडफोन लगा लेता है। कुछ देर बाद ही उसके कानों से खून निकलने लगता है। ये देखकर ब्रजेश हैरान रह जाता है। टोनी, तुझे दर्द हो रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? तेरे कानों से खून निकल रहा है। अरे पागल है क्या, कहाँ निकल रहा है? तभी वो अपने दोस्त को फोन के कैमरे में दिखाता है। उस दिन के बाद से ब्रजेश के मन में आईफोन को लेकर डर बैठ जाता है और उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगती है। कभी फोन में से हाथ निकल कर आता है तो कभी चुड़ैल। फोटो खींचने पर हर फोटो में चुड़ैल मौजूद होती है। ये सब देखकर और रातों रात उसके साथ घटनाएं घटने लगती है। डरकर वो एक दिन उस फोन को ही फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल उसे फिर कभी परेशान नहीं करती। लेकिन उसी दिन चंचल नाम की लड़की उस आईफोन को उठा लेती है। बेखबर चंचल जानती ही नहीं थी कि वो भूतिया आईफोन उसके लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। अरे वाह, मुझे तो आईफोन 13 प्रो मैक्स पाया है। इस फोन को लेने के लिए लोग कितनी मिन्नतें करते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, किडनी बेचते हैं, लेकिन मुझे फ्री में मिल गया। चलो अब मस्त मस्त फोटो खींचती हूँ। ये कहते ही चंचल भी बिल्कुल वही सब करती है जो ब्रजेश करता है। फोटो खींचती है, रील्स बनाती है, लाइव इंस्टा जाती है, दोस्तों के सामने आईफोन का शो ऑफ करती है। रिचा, तू तो जानती ही होगी कि आईफोन कितना महंगा आता है। देखना मेरी सेल्फीज कितनी अच्छी आ रही हैं। हाँ, काफी अच्छी सेल्फीज आ रही हैं। ऐसा कर, मैं यहाँ पोज दे रही हूँ, तू मेरी फोटो क्लिक कर। ओके, पर सुन, तेरे बाद तू मेरी फोटो खींचेगी और सेंड कर दियो बाद में। ओके। इस तरह दोनों एक दूसरे की सेल्फी क्लिक करते हैं। शाम को जब चंचल ये सारी फोटो देखती है तो उसमें एक चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो सारी फोटो में होती है और कहती है, नहीं, भला ये कैसे हो सकता है? हर फोटो में, यहाँ तक कि रिचा की फोटो में भी ये चुड़ैल है, पहले तो नहीं थी। चंचल के इतना कहते ही वो फोन ऑन ऑफ होने लगता है और फिर उसमें से बहुत तेज आवाज आती है जो चंचल बर्दाश्त नहीं कर पाती। काफी देर तक उसे आईफोन को बंद न कर पाने पर वो फोन को तोड़ देती है, लेकिन वो आईफोन दोबारा जुड़ जाता है। ये देखकर चंचल हैरान होकर फोन उठा लेती है और तभी उसके स्क्रीन पर वो चुड़ैल आकर उसका गला पकड़कर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये फोन फेंकने की? जानती भी है कितनी मेहनत से मैंने ये फोन लिया था और तूने उसको गिरा दिया। मैं इस आईफोन की मालकिन हूँ, अब देख तेरा क्या हश्र करती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उस कमरे में तूफान लाती है, जिससे सारा सामान इधर उधर उड़ने लगता है और चंचल के लग जाता है। उसके सिर से और मुंह से खून निकलने लगता है। इतना ही नहीं, चुड़ैल उसका फिर से गला पकड़कर उसे पटक देती है। तभी चंचल कहती है, क्यों तुम ये सब कर रही हो? मैं अनजाने में इस फोन को लेकर आ गई थी, पर तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो?
क्योंकि मैं जान लेना चाहती हूँ बस। आईफोन की वजह से मेरी जान गई थी तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उस रात मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। तुम्हारी तरह मुझे भी आईफोन का चस्का था। मैंने अपने घर में चोरी चकारी करके कुछ पैसे जोड़कर बड़ी मेहनत से इस आईफोन को लिया था। अरे वाह, आखिरकार मुझे ये फोन मिल ही गया। अब तो इससे सेल्फी लूंगी और सबको जलाऊंगी। सब बोलते थे ना कि आईफोन लेने की मेरी औकात नहीं है, अब मैं उन्हें जवाब दूंगी। ये कहते ही वो रात को अपने ऑफिस से लौट रही थी कि आईफोन पर बात करता हुआ देख दो गुंडों की नजर आईफोन पर जाती है जो उसे छीनने लगते हैं। पिंकी उन्हें आईफोन नहीं देती, लेकिन वो दोनों गुंडे चाकू निकालकर उसे मार देते हैं और आईफोन ले लेते हैं। आईफोन छीनने के बाद पिंकी चुड़ैल बन गई। आईफोन की वजह से मेरी जान गई है। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और इसी आईफोन के अंदर रहूंगी। चुड़ैल बनने के बाद पिंकी इन दोनों गुंडों को मार देती है। फिर वो फोन बल्लू उठा लेता है। मुझे एक आदमी ने उठा लिया और फिर मेरा आईफोन एक लड़का ले गया। उसको भी मैंने बहुत डराया और फिर मैं तुम्हारे पास आ गई। सोचती हूँ अब तुम्हारी जान लेकर ही रहूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे कैसे भी करके इस फोन को खत्म करना होगा, तभी इस चुड़ैल से पीछा छूटेगा। घबराते हुए चंचल की नजर कमरे में जल रही चिमनी पर पड़ती है जहां वो उस फोन को आग में झोंक देती है। उसी के साथ भूतिया आईफोन वाली चुड़ैल का अंत हो जाता है। भगवान का शुक्र है मैं बच गई।